हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन 6 ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके पहले के 5 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस के अंदर कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ये है मेरे एग्जामिनेशन क्वेश्चन। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग: इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। अगर आपने अर्नड लीव इनकैशमेंट हुआ है अर्न लीव के ऊपर, हाउस रेंट अलाउंस, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे भाई प्रोविज़न ऑफ टैक्स रिगार्डिंग इनके ऊपर क्या क्या प्रोविज़न टैक्स लगाए हुए हैं, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पिछली वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं। अब है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होते हैं? इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का मतलब क्या होता है कि कोई भी लीव जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे जो लीव ली गई हो वो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव होती है, उसके ऊपर वो टैक्सेबल होती है वो लीव। इसके बाद बी और डिटेल में जानने के लिए आप क्वेश्चन फर्स्ट को देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि एन एम्प्लॉयज हु इज एंड रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस कैन बी क्लेम्स एग्जामिनेशन assumption it does not live in its own house and pay rent from resident accommodation। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है कि वो अपने घर पे नहीं लगता है, वो कभी भी अपने जो घर होता है उसके ऊपर नहीं लगाया जाता है। द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री शैल बी assumpted शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ HRF। मतलब हाउस रेंट अलाउंस के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें डिडक्टेड होती हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। सबसे पहले है एक्चुअल अमाउंट ऑफ, जो एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव होती है HRA से, हाउस रेंट अलाउंस से, वो उसके ऊपर टैक्स अजम्प्टेड होता है, टैक्स नहीं लगता है। एक्सिस ऑफ रेंट पेड ऑफ द 10% ऑफ द सैलरी रिलीवेंस पीरियड। अगर आपकी 10% बची हुई है सैलरी के अंदर से उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका एक्सिस बचा हुआ है, रेंट आपने पे नहीं किया है। एनी अमाउंट इक्वल ऑफ 40 एंड 50% ऑफ सैलरी डिपेंड्स अपॉन द ईच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड, इट इज 50% ऑफ सैलरी वेर अकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अगर 50% लगेगा जब अगर आपकी जो अकोमोडेशन है, जो आपकी जो जगह है, हाउस है वो स्टेटेड हो मुंबई, कोलकाता या दिल्ली के अंदर। या फिर 40% कब लगेगा? जब वो सिचुएटेड इन एनी अदर प्लेस। अगर वो और कहीं प्लेस पे है तो उसके ऊपर 40% लगेगा। अगर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के अंदर है तो उसके ऊपर 50% लगेगा। बेसिक सैलरी, हेयर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी। डीए सैलरी का मतलब होता है कि जो बेसिक सैलरी आपको मिलती है डीए को इंक्लूड करके। डीए अगर आपको पता हो, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हर साल डीए लगता है, 2 या 3% डीए हर साल उनकी सैलरी पर लगता है, वो सैलरी के अंदर से ऐड होके आता है। कमीशन इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। जो कमीशन क्या होता है? जो फिक्स परसेंटेज जो आपकी टर्नओवर से उनको मिला है, अचीव हुआ है, उसको बोलते हैं कमीशन जो मिलता है। उसके बाद नोट दे रखा है इसने, रिलीवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रिलीवेंट पीरियड वो पीरियड होता है, जिसके अंदर जो भी अकोमोडेशन है वो अक्वायर्ड की जाती है एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंदर। इफ़ रेंट एक्सीड, अगर आपका रेंट 1 लाख से ज़्यादा हो जाए पर एनम, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट PAN ऑफ द लैंडलॉर्ड टू द एम्प्लॉयर। जो PAN हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको बताना, एम्प्लॉयर्स को बताना उसकी ज़रूरी होती है अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, द प्रीवियस रिगार्डिंग रेंट फ्री अकोमोडेशन एज, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, वो है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो द प्रोविजन रिगार्डिंग अकोमोडेशन इज अनफर्नाइज्ड अकोमोडेशन। सबसे पहले अनफर्नाइज्ड अकोमोडेशन। इन द केस ऑफ अनफर्नाइज्ड अकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी डन एज अ गवर्नमेंट रिजल्ट। जो वैल्यूएशन है वो गवर्नमेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद फर्नाइज्ड अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? द वैल्यूएशन ऑफ फर्नाइज्ड अकोमोडेशन विल बी डन ऑन द फॉलोइंग मैनर: कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन।
सबसे पहले हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की। अमाउंट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट रूल्स, जो अमाउंट डिटरमाइन की गई है गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा। उसके बाद अमाउंट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट रूल्स, ये तो हो गया। ऐड करेंगे हम उसके अंदर 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की जो कॉस्ट होती है वो 10% उसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद लेस करेंगे अमाउंट पेड बाय द पेबल ऑफ एम्प्लॉयज़, जो अमाउंट पे की है एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसको हम लेस करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन निकलाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर तो हम दो तरह से करेंगे, फर्नाइज्ड और अनफर्नाइज्ड अकोमोडेशन। अब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ही नहीं तो इफ़ अकोमोडेशन ओवन बाय द एम्प्लॉय, अगर उसकी एम्प्लॉयर की खुद की अकोमोडेशन है तो इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 25 लाख मोर, अगर जो पॉपुलेशन है सिटी की वो 25 लाख से ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज़ 50% ऑफ सैलरी। जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन होगी वो 15% होगी सैलरी के ऊपर। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ बिटवीन 10 लैक्स टू 25 लैक्स, अगर पॉपुलेशन है सिटी की 10 लाख से लेकर 25 लाख तक तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज़ 10% ऑफ द सैलरी। 10% लगेगा सैलरी के ऊपर। वहाँ हमारे 25 लाख से ज़्यादा हो जाए तो 15% लगेगा, यहाँ हमारी 10% लगेगा। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ लेस दैन 10 लाख, अगर पॉपुलेशन ऑफ सिटी है वो 10 लाख से कम है तो उसके ऊपर 7.5% लगेगा अकोमोडेशन। इफ़ द अकोमोडेशन इज़ टेकन इन द लेस रेंट फॉर द एम्प्लॉयज़, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज़, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा वो होगा 15% ऑफ सैलरी एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच इज़ लेस, जो एक्चुअल रेंट है जो एम्प्लॉयज़ ने पे किया वो लेस होगा। उसके बाद व्हेन द अकोमोडेशन इज़ फर्नाइज्ड, वैल्यू ऑफ फर्नाइज्ड accommodation will be value of rent free accommodation, add 10% ए ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, रेंट ऑफ फर्नीचर हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद लेस करेंगे अमाउंट ऑफ पेड बाय द एम्प्लॉयज़, लेस। उसके बाद हमारी जो वैल्यू ऑफ कंक्लूजन्स रेंट है वो निकल आएगी। उसके बाद अकोमोडेशन है इन होटल के अंदर जब कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो होटल के अंदर ठहर रहा है तो उसके ऊपर कितना अकोमोडेशन लगेगा। द अकोमोडेशन ऑफ प्रोवाइडिंग बाय द एम्प्लॉयज इन होटल देन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्रिस्क्रिप्टिव शैल बी 24% ऑफ सैलरी, एक्चुअल चार्ज किया जाएगा 24% सैलरी विच इज़ लोअर होगा। लेस करेंगे हम उससे अमाउंट पेड, जो एम्प्लॉयज़ ने अमाउंट पे की है। उसके बाद वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकल आएगा। अकोमोडेशन प्रोवाइड इन होटल विल बी नॉट टैक्सेबल, जो अकोमोडेशन होटल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है वो टैक्सेबल नहीं होगा। इन द पीरियड सच अकोमोडेशन ऑफ डज नॉट एक्सीड, जो अकोमोडेशन वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, एक्सीड नहीं करेगा। सच अकोमोडेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द प्लेस ऑफ टू अदर प्लेस, जो अकोमोडेशन वो ट्रांसफ़र किया जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑन द ट्रांसफर, जब एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाए तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम। फॉर द फर्स्ट 90 days of transfer, the accommodation is both existing place of the work in the new place, the accommodation will be lower value shall be taxable। अकोमोडेशन करेंगे हम, लोअर वैल्यू टैक्सेबल होगी अगर 90 डेज हुए हैं उसको, जो पहले 90 डेज होते हैं मतलब कि लगभग 3 महीने तक उसकी जो अकोमोडेशन होगी वो कम होगी, उसकी वैल्यू उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, लो वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद आफ्टर 90 डेज 3 महीने के बाद अकोमोडेशन है वो टैक्सेबल नहीं होगी, उसके बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके से पहले 90 डेज तक टैक्स लगेगा। उसके बाद है नोट है इन कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द टर्म्स ऑफ मीन्स बेसिक सैलरी प्लस, हम कैसे अकोमोडेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी के अंदर प्लस करेंगे टैक्सेबल अलाउंस जो हमने निकाले हैं। उसके बाद हमने जो कमीशन लिया है वो, उसके बाद बोनस मिला है हमें वो, डीए लगाया है, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। डी इज़ इंक्लूडेड ओनली व्हेन इट इज़ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट होगे तभी डी इंक्लूड होगा, नहीं होगा। आपको पता ही होगा जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जिनके घर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि कोई आर्मी के अंदर से रिटायर हो रखा है, उनको आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि डीए लगाया मेरी सैलरी के ऊपर। डीए हर साल 2 या 3% लगाया जाता है, जो आर्म फोर्सेज होती है उनके ऊपर, और भी फोर्सेज के ऊपर लगाया जाता होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है जिनके पास, उसी के ऊपर डीए लगता है, उन्हीं की सैलरी के ऊपर डीए लगता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन इनकम फ्रॉम सैलरी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी के। राइट ए शॉर्ट नोट इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द प्रोविजन इनकम टैक्स 1961, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी जो मिलती है, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव,
रीचेयरमेंट कंपीशंस के यू यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर करवाया था, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर। इनकेशमेंट भी मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर करवाया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे रीचेयरमेंट कम्युनिकेशन कंपेंशन। जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का मतलब क्या होता है कि जब आपकी डेथ नहीं हुई है उस टाइम पे आपको ग्रेजुएटी जो मिलती है, डेथ होने के बाद जो ग्रेजुएटी मिलती है। अगर आपको इसको फुल डिटेल में करना है तो आप क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। इनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव का मतलब क्या होता है, जब आप काम कर रहे हैं और उस टाइम पे जब आपको लीव मिलती है और उसके जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं इनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव। ये टैक्सेबल होती है। अब हम करेंगे रीचेयरमेंट कंपेंशन। इसके अंदर क्या होगा, ये 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर आया है। एनी कंपेंशन रिसीव्ड बाय द वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के अंदर जो डिस्प्यूट हुआ था उसके ऊपर, उसके अंदर जो आपको, जैसे कि ये नहीं बोलते हैं, जैसे जो लॉस हुआ था, किसी भी टाइप का जो लॉस होता है उसके ऊपर जो सैलरी मिलती है, जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी 1947 की, उसके ऊपर जो पैसे मिलते हैं, जो वो अजब होते हैं टैक्स के ऊपर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इन अमाउंट कैलकुलेशन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन, जो इसकी अमाउंट कैलकुलेशन हुआ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25F सब सेक्शन बी के अंदर की गई है। द अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई थी वो थी 5 लाख 5 लैक्स। एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपीशन रिसीव्ड इन ट्रीटमेंट इंक्लूड द Entrenchments include the following items. Entrenchment includes the closure of business के closures को include करता है। ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस ऑफ द वर्कमैन, जो जिन्होंने वो वर्कमैन की ट्रांसफ़र जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी अदर एम्प्लॉयज़ ने। अमाउंट जो ब्रेक ऑफ सर्विसेज जो अमाउंट मिली थी, न्यू एम्प्लॉयज़ आए थे, लेस फेवरेबल। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 15 डेज ऑफ एवरेज पे ऑफ एवरी कंप्लीट ऑफ द कंटिन्यूस ऑफ द सर्विसेज देयर फॉर इन द एक्सिस्ट 6 मंथ। जब एक्सिस्ट के 6 महीने से जो सैलरी हमें बेसिक सैलरी मिलती है उसके अंदर हम DA ऐड करेंगे, टैक्सेबल अलाउंस ऐड करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउसेज ऐड करेंगे, उसके बाद सप्लाई ऑफ द लाइट एंड वाटर को ऐड करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे मेडिकल एडवांटेजेस जो भी हमें मिलती है, मेडिकल अटेंडेंस जो भी मिलते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। अमाउंट नोट इंक्लूड इन सैलरी, जो इंक्लूड के नहीं की जाती है सैलरी के अंदर वो क्या होंगे, ग्रेजुइटीज पेबल जो हमें होती हैं, बोनस या फिर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो हमने कंट्रीब्यूट किया रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोविडेंट फंड, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। आज की वीडियो में मैंने करवाया आपको 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।